हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने कुछ मेजरमेंट्स और यूनिट के बारे में समझा कि मेजरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है और मेजरमेंट के लिए यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बेसिक मोटिव है मेजरमेंट और यूनिट को समझने का वो था डायमेंशंस के टॉपिक को समझना, डायमेंशनल एनालिसिस को समझना। ठीक है, जब हम डायमेंशंस का टॉपिक समझ लेंगे तो उसके बाद हम ये समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। इसके एप्लीकेशन में सपोज करिए कि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज करिए कि फोर्स है। तो फोर्स की अगर आप यूनिट चेंज करना चाहें, ठीक है, फोर्स की अगर आप यूनिट चेंज करना चाहें तो यूनिट आप जैसे ही फ्रॉम वन सिस्टम, सपोज फ्रॉम एसआई सिस्टम टू अगर आप सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं तो फोर्स में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, बट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये बताया था कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्थ। ठीक है, तो पहला तो हम कन्वर्जन करना सीखेंगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सेकंड पॉइंट हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप किसी भी इक्वेशन की, जैसे कोई इक्वेशन दिया हुआ है उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकें। ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन, जो आप चेक करेंगे दिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से आप, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप किस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशंस निकाल सकते हैं। सपोज करिए एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको एक पेंडुलम दिया गया है। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम दिया गया है और आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या होगा आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। इसके लिए जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप सपोज करो आपको टाइम पीरियड निकालना है किसका, सिंपल पेंडुलम का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस किस किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता होगा और उन फिजिकल क्वांटिटीज की आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए। ये पता हो गया तो आप एक काफ़ी हद तक एक सही फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। काफ़ी हद तक इसलिए क्योंकि हम कांस्टेंट के बारे में वहाँ पर कोई भी जानकारी डायमेंशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि डायमेंशंस जो है वो कांस्टेंट या मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यूज में डील नहीं करता। डायमेंशंस का जस्ट काम है कि आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताना, ये बताना कि उसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, सारी बातें हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहा गया 7 डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। अब आप बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड इज 3 डायमेंशनल, तो वो डायमेंशन अलग है, वो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन की बात हो रही है। बट इस डायमेंशन में हम ये जानना चाहते हैं कि किस मतलब कितने, मतलब हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेबल फिजिकल क्वांटिटीज अभी हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज का नेचर क्या है ये हमें डायमेंशंस की मदद से पता चलता है। सपोज करिए कि डिस्टेंस है, आपको पूछा जाए कि डिस्टेंस का नेचर क्या है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ लेंथ। ठीक है, वही लेंथ, उसी लेंथ को हम कहते हैं कि डायमेंशन। वो लेंथ क्या है, एक डायमेंशन है। उसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अगर आपको ये पता करना हो भार कितना है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर चलो मास कितना है, तो सिंपली मास इज अ काइंड ऑफ मास। ठीक है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, टाइम में बदलाव आया, ठीक है, सम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, आपने फाइनल से इनिशियल सब्ट्रैक्ट किया, आपको जो आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक टाइम ही होगा। तो चेंज इन टाइम का हम कहेंगे डायमेंशन क्या है, तो वो डायमेंशन का हो गया आपकी टाइम है। इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन क्या है, टाइम। ठीक है, तो 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 सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर ये 7 हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी। ठीक है, ये हमारी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब हम ये समझेंगे कि हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली है, ठीक है, वो या तो इनमें से कोई एक किसी एक टाइप की होगी या इनके प्रोडक्ट मतलब इनके प्रोडक्ट उनको उन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ हम टर्म्स या किस तरह से हम इन्हें यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मास के लिए अब हम सीधा सीधा यूज करेंगे m, लेंथ के लिए हम यूज करेंगे l, टाइम के लिए हम यूज करेंगे t, टेम्परेचर के लिए k, इलेक्ट्रिक करंट के लिए a, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए c, d और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल।
ठीक है, ये आपको यूज करना है। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि आप डिस्टेंस का डिस्टेंस की डायमेंशन बताइए कि डिस्टेंस की डायमेंशन क्या है, ठीक है, मतलब किस तरह की क्या नेचर है इस क्वांटिटी का, तो आप बोलो कि इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ, ये एक तरह की लेंथ है। चेंज इन टाइम, ये एक तरह का टाइम है, तो आप बोलोगे चेंज इन टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी, ठीक है, यानी टाइम। ये क्या है, ये आपके पास क्या है, 7 अलग अलग तरह की फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, यहाँ पर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आपके पास 7 है। जब हम डेराइव्ड की बात करेंगे तो वहाँ पर न्यूमेरियस नंबर, मतलब एनॉर्मस नंबर ऑफ आपके पास डायमेंशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाए, एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे, आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर सपोज करिए कि x डिस्टेंस है। अब आप ध्यान से देखेंगे हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है। तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को स्क्वायर ब्रैकेट से एनक्लोज कर देते हैं तो आप ये समझेंगे कि हम किस में डील कर रहे हैं, डायमेंशंस में डील कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ है, ठीक है। और जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। एल लिखा हुआ है तो समझ जाइए हम डायमेंशन लेंथ की बात कर रहे हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करूंगा, देखो जब आप अपनी बुक खोलेंगे ना तो बहुत सा कंफ्यूजन आपके माइंड में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर कुछ लिखा है। तो अभी उन बातों को अवॉइड करेंगे। जैसे बेसिक जो यहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसमें हमें ये जानना है, ये समझ लेना है कि जब भी हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो वो हमें नेचर बताता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। और नेचर बताने का मतलब है कि अल्टीमेटली ये हमें इंडिकेट करता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या है। इसका मतलब समझिए, सपोज करिए कि आप एसआई सिस्टम में वर्क कर रहे हैं और मैंने आपसे पूछा कि ये जो डिस्टेंस है इसका डायमेंशन क्या है, तो इसका डायमेंशन क्या है, लेंथ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लेंथ की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इट इंडिकेट्स, ये हमें ये बताता है कि अगर आप एसआई यूनिट में लेंथ की जो भी यूनिट है एसआई सिस्टम में, लेंथ की जो यूनिट है यानी मीटर, उसकी भी पावर 1 होगी। वही इस फिजिकल क्वांटिटी की यानी डिस्टेंस की क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है, ठीक है। फिर आपसे अगर बोला जाए चेंज इन टाइम या आपसे बोला जाए चेंज इन डिस्टेंस, तो यहाँ पर सपोज करिए x2 माइनस x1 लिया हमने, ठीक है। ये क्या है आपके पास, चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई चेंज आया, अगेन जो आपके पास डिफरेंस आएगा वो एक तरह की क्या होगी, डिस्टेंस ही होगी। यानी हम आपसे पूछे कि इसका डायमेंशन क्या है तो आप बोलेंगे कि इसका डायमेंशन अगेन लेंथ है, ठीक है। तो अगेन अगर हम ऐसा यूनिट में वर्क कर रहे हैं तो इस फिजिकल क्वांटिटी की यानी चेंज इन डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होने वाली है, मीटर होने वाली है। सपोज करिए आप सीजीएस सिस्टम में, साथ साथ हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा ही सीजीएस यूनिट में क्या है, फंडामेंटल यूनिट क्या है, या जो डिस्टेंस की यूनिट हम क्या लेते हैं, सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे बोला जाए चेंज इन टाइम की डायमेंशन बताइए, क्या बताइए, चेंज इन टाइम यानी t2 माइनस t1। तो चेंज इन टाइम एक तरह का टाइम ही है, ठीक है। आपसे बोला जाए कि एक मतलब हमने सपोज करो कि हमारा इनिशियल टाइम हमने 0 सेकंड ले लिया, फाइनल टाइम हमने ले लिया 10 सेकंड। आपसे डिफरेंस पूछा जाए, आप बोलोगे 10 सेकंड, तो 10 सेकंड क्या है, टाइम है, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस चेंज इन टाइम की डायमेंशन क्या आएगी, टाइम आएगी, जिसको हम सिंपली टी से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही यूनिट में इसका मतलब ये होगा कि जो भी हम अगर हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास यूनिट आएगी, ठीक है, यूनिट आएगी वो क्या आने वाली है, सेकंड आएगी, यानी इसकी यूनिट सेकंड आएगी। आपको देखना है कि आपके पास डायमेंशन क्या आया है, कौन से सिस्टम में आप वर्क कर रहे हो, और यहाँ डायमेंशन की पावर क्या है, ठीक है। वही पावर आप मतलब टाइम के लिए आपके पास जो यूनिट है वो सेकंड है, उसकी पावर भी यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हम इसको भी इंडिकेट करते हुए चलते हैं साथ में, ठीक है। यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकंड की पावर 1। अगेन सीजीएस सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं तो सेम आपको पता है कि दोनों में टाइम के लिए यूनिट क्या है, सेकंड है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा
डिफरेंट। आपसे पूछा जाए कि स्पीड की डायमेंशन क्या है, तो स्पीड की जब भी आप डायमेंशन निकालना चाहो तो आपको जिस भी आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब जैसे ही हम डायमेंशंस की बात करते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो आप बोलेंगे कि लेंथ होगी। अब हम बोलेंगे कि इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ होगा, यानी इसकी अगर हम इसको किस यूनिट में मेजर करेंगे तो आप बोलोगे इसको हम मीटर्स में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डायमेंशनली हम लिखेंगे इसको एल, और टाइम के लिए हम लिखने वाले हैं डिवाइडेड बाय टी, जिसको आप सिंपली लिख सकते हो एल टी माइनस 1, ठीक है। अभी हमने देखा कि एक फिजिकल क्वांटिटी ली हमने स्पीड, जिसका नेचर बताने के लिए हमें एल और टी का प्रोडक्ट यूज करना पड़ा। अब प्रोडक्ट किस तरह से, एल और टी की पावर -1, एक तरह से तो हमने इसका डिवीजन किया है, बट हम हमेशा इसको एज अ प्रोडक्ट ही लिखते हैं, तो प्रोडक्ट ही लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा एल टी की पावर -1। तो ये क्या है? डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्या है? डायमेंशन ऑफ स्पीड। उसी तरह से आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बताइए क्या है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी सिंपली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कि अगर एक ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगा, तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम लेते हैं, उनका डिफरेंस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है, मतलब और टाइम टेकन कितना टाइम लिया गया, ठीक है। डायमेंशनली यहाँ पर अगेन आप डायमेंशन का साइन लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगेन लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या है? डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या है? डिस्प्लेसमेंट का नेचर लेंथ है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ। अगेन टाइम टेकन की डायमेंशन क्या होगी? टी। तो इसकी भी यूनिट क्या, इसकी भी डायमेंशन क्या आ रही है? एल टी पावर -1। अब आप यहाँ पर ध्यान दोगे, स्पीड जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनका नेचर काफ़ी अलग है। अगर हम एक्चुअल सिचुएशन में हम इन्हें देखेंगे तो इनके अंदर बहुत डिफरेंसेस हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है तो, ठीक है। बट देखेंगे डायमेंशनली यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली मैंने आपको स्टार्टिंग से यही बताने की कोशिश की है इस वीडियो में कि डायमेंशंस, जब आप डायमेंशंस निकालते हो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो इट जस्ट इंडिकेट अबाउट इट्स यूनिट, ठीक है। तो सब जब आप स्पीड की बात करोगे जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्पीड की बात करो जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उस केस में भी जो आप स्पीड मेजर करेंगे उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंथ की पावर क्या दी गई है हमें? 1। तो इसका मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लेते हैं या लेंथ की यूनिट है एसआई सिस्टम में, तो हमारे पास क्या है? मीटर। तो मीटर की पावर 1 और टाइम की पावर यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर सेकंड की पावर -1 देखेंगे। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड है। तो आपको हमेशा से पता है, अब अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि हम एसआई यूनिट में वेलोसिटी मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। उसी तरह से टाइम को भी हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर लेंथ की पावर 1 है, तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट की पावर भी 1 है और सेकंड की पावर -1, ठीक है। तो इतना समझ लेंगे कि जब हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये आपका जो फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है उसका नेचर क्या है, उसकी यूनिट क्या है, ठीक है, इन डिफरेंट सिस्टम्स। खास बात यही है यहाँ पर, किसी भी सिस्टम में आप निकाल सकते हो। हम अगर सीजीएस सिस्टम की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में वेलोसिटी की यूनिट क्या आने वाली है? क्या आने वाली है ये बताइए। सीजीएस में लेंथ के लिए यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1। तो सीजीएस सिस्टम में वेलोसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर है? चलिए, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब डायमेंशंस में और यूनिट में डिफरेंस क्या है? डायमेंशन
इंडिकेट्स अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और जैसे ही आप उस फिजिकल क्वांटिटी को क्वालिटेटिवली रिप्रेजेंट करना चाहो, मतलब उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहो, तो आपको वहां पर किसका यूज करना पड़ेगा, यूनिट का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज योर यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी की बात कर ली, अब वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। बाइक चलाते हो, बाइक चलाते हो, एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, एक्सेलरेटर है, उसको घुमा दिया, ऐठ दिया, उसकी कान जो है बिल्कुल मरोड़ दिया आपने, ठीक है, करना मत ऐसा। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो बाइक है उसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, अब स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी स्पीड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि जो आपकी जिस वेलोसिटी में आप पहले थे उस वेलोसिटी में ना होकर आप दूसरी वेलोसिटी में, मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ी है। और अगर आपने ब्रेक लगाया जिसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, उसमें वेलोसिटी घटी है। मतलब हुआ क्या यहाँ पर, हुआ बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज। तो अगर हम डिफरेंस निकालें क्या होता है एक्सेलरेशन, और ये एक्चुअल में एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ इसे, बट इतना आपको भी पता होगा, ये क्या है, एक एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे। अब एवरेज एक्सेलरेशन आया, चेंज इन वेलोसिटी। अब जब दो वेलोसिटीज का डिफरेंस निकालोगे तो वो भी तो वेलोसिटी ही आएगी। इसका नेचर क्या हुआ, आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशन क्या होगा, तो जो वेलोसिटी का डायमेंशन है, तो चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी इनका डायमेंशन सेम ही होगा, क्योंकि जब डिफरेंस निकालोगे तो यूनिट तो सेम ही रहेगी ना एज अ वेलोसिटी। ठीक है, तो डिफरेंस निकाला, यहाँ पर हम लिखेंगे एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन ये है, और यहाँ पर टाइम टेकन फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, या t2 माइनस t1, तो अगेन इसका डायमेंशन भी t ही होगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है lt माइनस 2। अब ये डायमेंशन क्या होता है ठीक है, हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एक्चुअल में अभी आप जो ये देख रहे हो ये डायमेंशनल इक्वेशन है। क्या है ये, डायमेंशनल इक्वेशन है। और जब खाली हम इसी को लिखते हैं ना एल टी की पावर माइनस 2, ठीक है, तो इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हमें बताता है कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज मिलकर, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी और किस तरह से मिलकर एक जो हमारी डिराइव्ड आपका जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, उनको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब एक्सेलरेशन से कुछ याद आ रहा है, फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा m और a इनका प्रोडक्ट है और इसका डायमेंशन निकाल रहे हो, तो ये इक्वल होता है हमेशा डायमेंशन ऑफ m एंड डायमेंशन ऑफ a। अब आपको मास का डायमेंशन तो पता ही है, मास को हम m से रिप्रेजेंट, मास इज m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और a एक्सेलरेशन के का डायमेंशन अभी हमने यहाँ पर देख लिया, एल टी माइनस 2। आपसे कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो आप कहेंगे कि उसका डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी की पावर माइनस 2। अब आप जब भी डायमेंशनल फार्मूला को फिजिकल क्वांटिटी, जो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का वो फार्मूला है उससे इक्वेट कर देते हो, तो वो बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। ये सब कुछ डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि हमारे पास 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी जो है उनको हम कहते हैं 7 डायमेंशंस। ठीक है, वो 7 डायमेंशंस है। इंडिविजुअली वो क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताते हैं, और या वो साथ में किसी तरह से एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, वो एज अ मतलब खुद में एक प्रोडक्ट बना के किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, और इनका बेसिक मोटिव क्या है कि हर एक सिस्टम में ये बताएं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी। ठीक है, अब वो फिजिकल क्वांटिटी खासकर हम यहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं। ठीक है, तो अब से आप ये नहीं सुनेंगे फिजिकल क्वांटिटी, आप जस्ट ये सुनेंगे क्वांटिटी, तो आपको समझ जाना है। ठीक है, तो आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर, और अब और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी हमने ये देखा कि किस तरह से हम डायमेंशंस आपको अगर निकालने के लिए कहा जाए तो अब डायमेंशन निकालोगे, तो हम इसको आगे और डिटेल में समझते हैं।
तो आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन में डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ठीक है, और एक्सपोनेंट टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है, डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटी, जो कि मैंने आपको यहां पर समझा दिया कि कितनी पावर ली हमने। जैसे लेंथ की पावर यहाँ पर 1 है और t की पावर -1 है, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वेलोसिटी हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन t। इसका मतलब ये हुआ कि SI सिस्टम में हम अगर वर्क कर रहे हैं तो जो यूनिट है, क्या लिखा है यहाँ पे कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो यहाँ पर बेस क्वांटिटी की यूनिट क्या है, यहाँ पर बेस क्वांटिटी क्या है, लेंथ है, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से मीटर की पावर 1 और सेकंड की पावर -1 का प्रोडक्ट मिलके वेलोसिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आर द पावर्स, ठीक है, पावर्स है, ये क्या है, पावर्स है, या जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो आपसे अगर हम पूछें कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताइए, तो आप ये नहीं बोलेंगे LT की पावर -1, आप ये बोलेंगे कि वेलोसिटी हैज 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक और बात, SI सिस्टम, CGS सिस्टम, ये सब बनाया किसने, हमने बनाया, ठीक है। बट एक बात बताओ, हम किस तरह से किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को या क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो क्या उससे उसका नेचर बदल जाएगा, क्या हमारे लिए नेचर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। ये जस्ट हमारी टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, हमने टर्म्स बनाए कि हम इस तरह से मेजर करेंगे या हम इस तरह से किसी चीज को डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लिए नेचर खुद को बदल देगा, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, ना कि इन्वेंट किया था। क्योंकि जब हमें ग्रेविटेशन के बारे में नहीं पता था, ग्रेविटी के बारे में नहीं पता था, उसकी फुल नॉलेज नहीं थी, अभी पूरी नहीं है बट काफ़ी हद तक हमें नॉलेज मिल गई है उसके बारे में, ठीक है। तो जब हमें पता नहीं था तो ग्रेविटी तो उससे पहले से पता नहीं कब से है, जब से यूनिवर्स जब से बना तब से है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डायमेंशंस जो है, यहाँ पर डायमेंशंस की खास बात यह है कि हमें वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्चुअल नेचर बताता है कि वो उसका नेचर आखिरकार है क्या। और ये इतना पावरफुल टूल है कि आप इसका एग्जाम्पल, जब आप इसका एप्लीकेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जीरो नॉलेज होगी, ठीक है, जस्ट आपको ये पता हो कि ये फिजिकल जो फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड किस तरह से, मतलब किन किन फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, और जिन पर डिपेंड कर रही है उनका डायमेंशनल फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला पता है, इसका मतलब आपको उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस के बारे में पता है। ये पता है, जस्ट इसी से आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज जो है वो डिराइव कर सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। बट वहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू में मतलब लिमिटेशन है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। इस थ्योरी की भी एक आप कह सकते हो कि इसकी भी एक वैलिडिटी है कि कहाँ तक ये वर्क करेगा, ठीक है, डोमेन ऑफ वैलिडिटी कह सकते हो, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इस डेफिनेशन को जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाना चाहिए क्या, ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैकेनिक्स में आप जनरली आप 3 फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मैकेनिक्स में इन तीनों का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, इस तरह से, मतलब जैसे मास, लेंथ, टाइम, इनकी अलग अलग पावर होगी और इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करेंगे। तो एग्जांपल्स देखते हैं और, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं कि मोमेंटम क्या है, ठीक है, तो मोमेंटम हमें पता है, हम हमेशा कैसे लिखते हैं इसको, P = mv। ये क्या है, मोमेंटम है। आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए क्या,
तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, एम वी विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर ब्रैकेट वी। ठीक है, एम का डायमेंशन आपको पता है क्या होगा, एम होगा, वी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी की पावर -1। तो यहाँ पर जो आपका मोमेंटम है उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या क्या है, हम बोलेंगे कि P हैज, मोमेंटम हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन in length and 1 dimension in time, सॉरी -1 डायमेंशन इन टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस भी सिस्टम में आप इसकी यूनिट पूछना चाहो या जानना चाहो, आपको पता है कि जैसे एसआई सिस्टम, जनरली हम एसआई सिस्टम ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या है, बेस यूनिट क्या है, मास की बेस यूनिट क्या है, केजी है। तो केजी की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है। लेंथ, इसको हम, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, तो मीटर की पावर भी क्या है, 1 है। और टाइम, यानी टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, उसकी पावर -2 है। तो ये हमारे पास क्या आता है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। इट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये क्या है, मोमेंटम की यूनिट है। फिर हम बात करते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे एरिया। जब हम एरिया, अब एरिया किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, एरिया किसी भी तरह का हो सकता है। और अगर इन जनरल, जैसे आप सरफेस एरिया निकाल लो या आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, स्क्वायर का एरिया निकाल लो, तो इसमें आप एक चीज कॉमन देखें। चलो डिफरेंट एरियाज देखते हैं, बट उन सब का डायमेंशंस क्या होगा, सेम ही होगा। चलिए पहले हम एरिया देख लेते हैं स्क्वायर का। अगर स्क्वायर एक लेंथ एल है, तो आपको पता है एल इंटू एल उसका एरिया होगा, इसके लिए, स्क्वायर के लिए। ठीक है, फिर रेक्टेंगल देख लेते हैं। रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, रेक्टेंगल। फिर आपसे पूछा जाए स्फेयर का सरफेस एरिया बताइए, तो आप बताएंगे 4πr²। ठीक है, ये है आपका स्फेयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, हम यहाँ पर 3 एग्जांपल देख रहे हैं। अब सबके अगर हम डायमेंशंस की बात करें, ठीक है, सबके अगर हम डायमेंशंस की बात करें, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, L इंटू एल। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो सिंपली क्या हो जाएगा, L²। चलिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एरिया हैज 2 डायमेंशंस इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन मास एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। सेम इसके लिए भी अगर हम इसको देखें तो लेंथ, ये एक लेंथ है, ब्रेथ ये भी एक तरह की लेंथ है। ठीक है, डायमेंशनली L इंटू एल हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, L² के इक्वल। यहाँ पर R² है, तो R क्या है, R क्या है, R² को आप कैसे लिख सकते हो, R इंटू आर लिख सकते हो, और R क्या है, एक लेंथ है, और तो फिर दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो L इंटू एल अगेन L² होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का एरिया हो उन सबका डायमेंशंस यही होगा। अब ये थोड़ा लिखने में वियर्ड लग रहा है, हम इसको एक्चुअल में कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं, चलो वॉल्यूम भी देख लेते हैं साथ में, फिर बताऊंगा मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम का डायमेंशन बताइए, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ क्यूब की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसका डायमेंशन देखें तो यहाँ पर होगा L इंटू एल इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा L³ हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम, टू रिप्रेजेंट वॉल्यूम वी हैव टू रेज लेंथ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो आपसे पूछे कि वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ। क्या बोलोगे, वॉल्यूम हैज 3 डायमेंशन इन लेंथ। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है लिखने में, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। इससे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिलने की हमें मतलब लगता है कि हाँ हमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया। वैसे यहाँ पर
जो 4 और यूनिट्स हैं उनकी भी पावर 0 ही आएगी, मतलब सॉरी, जो 4 और आपके डायमेंशंस हैं उनकी पावर भी 0 ही आएगी। यहाँ पर आप इसको कैसे लिखोगे, m l की पावर 3, m की पावर 0, l t की पावर 0 और l की पावर 3, ठीक है। तब हमेशा m l t की फॉर्म में डायमेंशनल फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। क्लियर हो गया। तो एरिया, वॉल्यूम और क्या क्या रह गया हमारे पास, चलो एक चीज और देख लेते हैं, एक क्वांटिटी और देख लेते हैं, वर्क। वर्क, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है कि कितना फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट आई उस फोर्स के लगने से, ठीक है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम इस तरह से लिखते हैं। अभी वेक्टर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके इक्वल होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन आपको पता है क्या है, m/l/t-1 मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस लेंथ। तो ये किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, m/l² t की पावर -2, सॉरी यहाँ पर एक 2 होगा, पावर -2। तो ये हो गई, ये आपके पास डायमेंशंस आ गई। अब आप इससे सिंपली इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। यूनिट मतलब मास है तो केजी की पावर 1 होगी, लेंथ है तो मीटर की पावर 2 होगी, और टाइम की पावर -2 तो सेकंड की पावर -2, जिसको हम कहते हैं 1 जूल। ये क्या है, 1 जूल के इक्वल है, ठीक है। तो कितने आसानी से, मतलब किस तरह का ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो, आपको पता है कि इसके लिए हमें कौन सी एप्रोप्रिएट यूनिट चूज करनी है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैसे आपने वर्क की यूनिट 1 जूल लिखी, तो इस तरह से जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखते हो जो कि प्रोडक्ट होते हैं, सम प्रोडक्ट ऑफ बेस यूनिट्स का प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये 1 जूल, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट। ये कब काम आएगा, जब आप कन्वर्जन्स करेंगे फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 ना लिख के अगर आप सिंपली 1 जूल लिख रहे हैं इसे, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो 1 जूल है ये क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है। हमेशा अपने रिजल्ट को एब्सोल्यूट यूनिट में लिखना है। किस में लिखना है, एब्सोल्यूट यूनिट में ही लिखना है। क्यों, क्योंकि हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। मैंने बताया था क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम उसको 2 यूनिट्स में हमने मान लो मेजर किया, तो होता है n1u1 = n2u2। तो जब तक आप एब्सोल्यूट यूनिट में नहीं लिखोगे तब तक आपको n1 की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला की क्या डेफिनेशन है कि द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। हाउ, किस तरह से, यानी मतलब हमारी जो बेस अभी क्वांटिटीज हैं उनकी पावर क्या है, और कौन कौन से हैं उनकी पावर क्या क्या है जिनका हमने प्रोडक्ट लिया है। तो वो हमें किससे पता चलता है, डायमेंशनल फार्मूला से पता चलता है। एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारे पास, LT की पावर -1, ठीक है। फिर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फार्मूला को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था ब्रैकेट में, बट ऐसे हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं इसे, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, MLT-2, ठीक है। फिर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ML की पावर 2 T की पावर -2। अब ये ध्यान रखेंगे आप कि जितने भी अभी तक मैंने आपको ये डायमेंशंस बताए हैं उस सारे के सारे डायमेंशंस को आपको याद कर लेना है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का क्या है, वर्क का क्या है, ठीक है। और फिर आ जाते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के ऊपर। तो इक्वेशन क्या है, जैसे ही आपने इक्वेट कर दिया इसको इस तरह से लिख के, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर है डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। अब कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ
फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहला डायमेंशनल कांस्टेंट्स, या ऐसे चलो पहला देख लेते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। ऐसे कांस्टेंट्स जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं होता, जैसे कोई भी नंबर हो गया 1 2 3 पाई, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, यानी ये मतलब ये किसी भी मतलब ये कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ये नहीं है। फिर दूसरा आपके पास पॉइंट, दूसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट। चलो डायमेंशनलेस की बात करें तो हम डायमेंशनलेस वेरिएबल की बात कर लेते हैं, ठीक है। डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल क्या है, डायमेंशनलेस वेरिएबल जैसे थीटा, एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल की हमने बात करी थी, ये प्लेन एंगल है, ठीक है, ये है थीटा, ये है रेडियस ऑफ सर्कल और ये है आर्क लेंथ, ठीक है। आपने देखा कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L डिवाइडेड बाय आर। ध्यान से देखो, इसका भी नेचर लेंथ, इसका भी नेचर लेंथ, तो जब हम डायमेंशंस की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ की पावर 0। तो हम कहेंगे कि थीटा जो है इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है। फिर हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट की। डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट जैसे कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, आपके पास गैस कांस्टेंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह के जो कांस्टेंट्स हैं इनके डायमेंशंस होते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इन सब, ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज फिक्स है, बट फिर भी इनके डायमेंशंस हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल। ऐसे मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन भी हर वेरी भी करती है, बहुत सिंपल है, जैसे फोर्स हो गया, ये वेरी करेगा, मास अलग हो गया, एक्सेलरेशन अलग हो गया, ठीक है। फिर वेलोसिटी हो गया, ये भी वेरी कर सकता है, मोमेंटम हो गया, ये भी वेरी कर सकता है, वर्क डन, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये वेरिएबल्स हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स, क्लियर है। तो ये हो गए आपके कुछ 4 टाइप्स। अब हम फाइंड करते हैं कुछ आपके डायमेंशनल कांस्टेंट्स के डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशंस। सबसे पहले आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जब भी आपको डायमेंशंस फाइंड करने हो, तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि आपको डायमेंशनल जो रिलेशन है, आपको वो रिलेशन पता होना चाहिए जिसमें वो कांस्टेंट आ रहा है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। क्या है वो रिलेशन क्या है, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है डायमेंशंस ऑफ जी, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो यहाँ से आपको g की वैल्यू लेनी है, तो g की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। अभी हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो मैं इसको r इंटू आर इस तरह से लिखना चाहूँगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सिंपली बोथ साइड का आपको डायमेंशन डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, सीधा इसका डायमेंशन क्या होगा, m l t -1,
मल्टीप्लाइड बाय आर का डायमेंशन लेंथ, अगेन आर का डायमेंशन लेंथ, डिवाइडेड बाय मास का डायमेंशन m और m2 का डायमेंशन m। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, m l क्यूब टी की पावर -2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, ये m स्क्वायर है, यहाँ पर m की पावर -1 l क्यूब टी की पावर -2। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। तो आपसे यहाँ से पूछा जाए कि यूनिट बताइए जी की, यूनिट ऑफ जी इन SI, ठीक है। तो क्या होगा ये क्या होगा, देखो SI में जब हम वर्क करते हैं, यहाँ पर जो मास है उसकी यूनिट क्या होगी, kg। तो यहाँ पर kg की पावर -1 है, लेंथ मीटर में मेजर किया जाता है, उसकी यूनिट मीटर है तो मीटर की पावर 3, और t यानी सेकंड की पावर -2 है, ठीक है। ये है SI में पूछा जाए आपसे, सॉरी CGS में, तो क्या होगा, CGS में इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगी ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर का क्यूब और सेकंड का -2। अब यहाँ पर डायमेंशंस में और यूनिट में यही फर्क है कि डायमेंशन ने ये बता दिया कि भाई नेचर क्या है, बट उसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, वो जस्ट आपको यूनिट बता सकता है, बट ये नहीं बता सकता कि कौन से सिस्टम में कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो इससे हमें इन दोनों का रिलेशन तो पता नहीं चलेगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम पता करेंगे जब हम कन्वर्जेंस करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्टली तो हमें सब कुछ पता चल ही जाएगा, बट डायरेक्टली कभी भी आपको ये नहीं बताएगा। और वो जो प्रिंसिपल है जिससे हम निकालेंगे, वो एक्चुअल डायमेंशंस का प्रिंसिपल है ही नहीं, वो मेजरमेंट का प्रिंसिपल है कि जब भी हम कोई मतलब कोई भी क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो यूनिट चेंज करने से उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया, आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन मिल गया। सेकंड, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट एक इक्वेशन है हमारे पास, आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें आता है P V इज इक्वल टू N R T। यहाँ पर R क्या है आपके पास, गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू लेंगे, R क्या है यहाँ पर P V डिवाइडेड बाय N T, ठीक है। यानी यहाँ पर नंबर है, जब भी कोई नंबर आया तो उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप एक जो टर्म देख रहे हैं, P क्या है, P है यहाँ पर प्रेशर, वेयर P इज प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशन पता है आपको क्या होगा, निकालो, सोचो कैसे निकाल सकते हो। और V क्या है यहाँ पर, V इज वॉल्यूम, V क्या है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है। T क्या है यहाँ पर टेम्परेचर है, क्लियर है। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आपको पता होगा कि प्रेशर का एरिया होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ एरिया, ये दोनों ही आपको पता है। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 डिवाइडेड बाय एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर, जो किसके इक्वल आ गया, ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइंड करते हैं गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो ये किसके इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ P डायमेंशन ऑफ V डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ NT, ठीक है, ठीक है ना। चलो, प्रेशर का डायमेंशन हमें पता है क्या है यहाँ पर, ml की पावर -1 t की पावर -2, ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा, L क्यूब, क्या होगा L क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर T का ही डायमेंशन यहाँ पर क्या होगा, T होगा सिर्फ। हमारे पास क्या आता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, या डायमेंशन क्या आता है, m L की पावर 2 और T की पावर -3, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास गैस कांस्टेंट का डायमेंशन। थर्ड आता है प्लांक्स कांस्टेंट, थर्ड आता है प्लांक्स कांस्टेंट।
प्लांक्स कांस्टेंट आपको अगर फाइंड करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहां पर E इज एनर्जी, E इज एनर्जी। ठीक है, E क्या है, एनर्जी है, और न्यू क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड। जैसे सपोज करिए, आपका ध्यान रखना है, आपको जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा 1/t के इक्वल होगी। तो आपसे पूछा जाए, अब देखो यहाँ पर मुझे जो h है इसको हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट, यहाँ पर जो h है इसको हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। अब इसका ही हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। यहाँ पर लिखो h इज इक्वल टू ई न्यू। ठीक है, अब न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं e इंटू 1/t। ठीक है, 1/t है तो लिख सकते हैं इसको ई टी। तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी और डायमेंशन ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा, वर्क एक तरह की एनर्जी ही है। वर्क क्या है, एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनकी जो यूनिट है वो वर्क की यूनिट के बराबर ही है, मतलब सेम है, इनकी यूनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। तो वर्क का डायमेंशन हमने क्या निकाला था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो वर्क का डायमेंशन आया था हमारे पास ml² t की पावर -2 और इंटू में t, ये आ जाएगा आपके पास ml² t की पावर -1। तो ये होगा डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। अब ये आप निकालो, इसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू में वॉल्यूम ग्रेडियंट, सिंपली सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिंपली आप इसको ये समझ लो, ये वेलोसिटी है और यहाँ पर लेंथ है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये है फोर्स, ठीक है, ये है लेंथ, ये है वेलोसिटी और ये है एरिया। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला आप आसानी से निकाल सकते हो। आपने समझ लिया कि डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरत होती है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन है यहाँ पर, और दूसरी बात हमें ये पता होनी चाहिए कि जिस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे ये इसके इक्वल है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू वी। तो आपको इन सब के डायमेंशंस पता होने चाहिए, और सिंपल अरिथमेटिक से, जो अरिथमेटिक के रूल हम अभी तक यूज़ करते आए हैं वेरिएबल्स के लिए, वही हम यहाँ पर भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था, डायमेंशंस के इंट्रोडक्शन हमने ली यहाँ पे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया, चेंज ऑफ यूनिट, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किस तरह से यूनिट चेंज करते हैं किसी भी क्वांटिटी की। ऑब्वियसली वो डिराइव्ड क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, अगर आप उनकी यूनिट का कन्वर्जन करना चाहते हो बहुत सिंपल होता है, तो उसके लिए डायमेंशंस की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन है कि जैसे आपको सपोज करो कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन आती है। ठीक है, तो उस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे वो हम देखेंगे, वो एक एप्लीकेशन होगा, हम चेक करेंगे। तीसरा हमारे पास आएगा, हम डिराइव करेंगे रिलेशन को, कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है, और सबसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल टूल वही है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल पर वो बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको क्या कहती है, कहती है कि आप एक सेब और संतरे को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, उनको आप नहीं कह सकती एक और एक मिलके दो बन गए हैं।
ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज को इक्वेट करेंगे और ऐड करेंगे जिनकी यूनिट सेम होगी, यानी जिनकी डायमेंशन सेम होगी। क्लियर है? क्लियर है, जिनकी डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशनली वो करेक्ट होने चाहिए। चलिए ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे।